तो चलिए शुरू करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर को। लीनियर प्रोग्रामिंग। देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग जो चैप्टर है वैसे तो ये बहुत बड़ा होता है, बहुत सारी चीज़ें भी होती है इसमें। बट हमारे सिलेबस में जो है वो पूरा कंटेंट नहीं गिवन है, ना इंटर में ना फाइनल में। लीनियर प्रोग्रामिंग का एक पार्ट जो हमें करना है वो है इक्वेशन फॉर्मिंग पार्ट। ओनली इक्वेशन फॉर्मेशन पार्ट है हमारा, जो कि हमको यहाँ करना है। लीनियर प्रोग्रामिंग जो चैप्टर है, जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, आखिर उसका काम क्या है यहाँ पर, सबसे पहले तो इस बारे में जानते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग वहाँ काम आता है जहाँ पर रिसोर्सेज लिमिटेड हो। लिमिटेड रिसोर्सेज से अगर आपको कोई भी काम करना है तो वहाँ पर जो है लीनियर प्रोग्रामिंग वर्क करता है। तो इसका शॉर्ट में अगर मीनिंग देखें तो फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, जब लिमिटेड रिसोर्सेज का आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना हो तब जो है लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक या लीनियर प्रोग्रामिंग जो है काम आता है। वैसे देखा जाए तो लीनियर प्रोग्रामिंग में एक सिंपलेक्स मेथड नाम से चीज होती है। तो सिंपलेक्स मेथड का नाम ही सिंपल है, वरना वो कॉम्प्लिकेटेड होता है बहुत ही। और उसका एक क्वेश्चन करने में आपको 1-2 घंटे 2.5 घंटे तक भी लग जाते हैं। तो वो कंटेंट वैसे भी यहाँ पर नहीं गिवन है। और अगर आप बहुत एक्सपर्टाइज भी हासिल कर लेते हैं उसमें तो भी 45 मिनट्स एटलीस्ट उसके क्वेश्चन को करने में लगते ही, वो यहाँ पर नहीं गिवन है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दो स्टेजेस होती है, एक इनिशियल सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट और उसके आगे भी होता है। तो उसका ओनली फर्स्ट पार्ट इक्वेशन फॉर्मिंग पार्ट ही हमारे यहाँ पर गिवन है, जो कि हम यहाँ पर करने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर का जो मेन उद्देश्य है इसको पढ़ने का, वो क्या है, आइए उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग is useful when resources are limited and we need to do optimum utilization of that resources लिमिटेड हो और उन लिमिटेड रिसोर्सेज का अच्छे से अच्छा यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है, वो लीनियर प्रोग्रामिंग काम आती है। बट हियर in our syllabus we only have equation formation part। It means theoretical data will be given in the question
and we just need to convert such data into equation. हमें कुछ डेटा गिवन होगा थियोरेटिकल क्वेश्चन में और उस थियोरेटिकल डेटा को ही हमें इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देना होगा। एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कि कैसा यहां पर रहने वाला है सब कुछ। तो हम ले रहे हैं यहां पर एक एग्जाम्पल। और उस एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं कि ये कैसे होने वाला है। यहां पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक कंपनी है जो कि 3 प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। ये जो प्रोडक्ट बनते हैं वो 2 मशीन से बनते हैं, मशीन 1 और मशीन 2। और यहां पर हमें गिवन है प्रॉफिट पर प्रोडक्ट का। तो ए बी सी प्रोडक्ट का हमें प्रॉफिट मिल गया और 2 मशीन से ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो पर मशीन से कितना क्या आर्स लगते हैं वो गिवन है हमें। फोर आवर्स लगते हैं प्रोडक्ट ए को, प्रोडक्ट बी को मशीन 1 पर 6 आवर्स, प्रोडक्ट सी को 3 आवर्स लगते हैं। लेकिन जो आर्स है वो हमारे पास में लिमिटेड है। अवेलेबल आर्स, मशीन 1 से अगर हम बात करें तो मशीन 1 से 2000 आवर्स अवेलेबल है, मतलब मशीन 1 ओनली 2000 आवर्स ही काम कर सकती है और मशीन बी जो है वो 3500 आवर्स काम कर सकती है। ये एक एग्जाम्पल है जो कि हमने बड़ा सिंपली कर दिया है अभी टेबुलर फॉर्म में। अब यहां पर आप देखिए, तो हम करना क्या चाह रहे हैं, कैसे क्वेश्चन बनता है वो सब कुछ सीखने वाले हैं। अभी यहां पर आप देखोगे तो हमारे पास में मशीन आवर्स जो कि हमारा रिसोर्स है एक तरीके से वो लिमिटेड है, और वहीं दूसरी तरफ प्रोडक्ट के प्रॉफिट दे रखे हैं। मतलब इन लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करते हुए आप कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे, ये लीनियर प्रोग्रामिंग में होता है। अब इस क्वेश्चन के साथ साथ अपन इसके कंसेप्ट भी सीखने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के, क्योंकि कंसेप्ट सीखने के लिए हमको एक एग्जांपल चाहिए होता है, इसलिए एग्जांपल ले लिया। तो इसके हम कंसेप्ट भी सीखेंगे कि कैसे इसके क्वेश्चंस होते हैं, क्या होते हैं, और साथ ही साथ में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। दोनों काम अपन एक साथ करने वाले हैं। तो अब हम सीख रहे हैं स्टेप्स टू सॉल्व लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम।
जो हम मेनली यहां पर सीखना है। स्टेप्स टू सॉल्व लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी स्टेप्स अपन देखेंगे, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते चलेंगे ताकि वो प्रैक्टिकली आप सीख पाओ। सबसे पहला काम क्या होता है, देखिए सबसे पहले हमें पहचानना पड़ता है टाइप ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम किस टाइप की है, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग में हमें दो टाइप की प्रॉब्लम्स मिलती है जिन्हें हम बोलते हैं मिनिमाइजेशन एंड मैक्सिमाइजेशन। अगर हमें क्वेश्चन में प्रोडक्ट का प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट तो हम क्या चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा हो। और भी कोई चीज दे रखी हो कि भाई आप कहीं से इंटरेस्ट कमा रहे हो तो भी आप क्या चाहोगे, ज्यादा से ज्यादा हो। सेल्स दे रखी है तो भी आप क्या चाहोगे, ज्यादा से ज्यादा हो। जब किसी चीज को आप बढ़ाना चाहते हो, ऐसी कोई चीज दे रखी है, तो उस प्रॉब्लम को बोलते हैं मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम। और वहीं ऑन दी अदर हैंड आपको किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट दी जा सकती है या टाइम दिया जा सकता है। आप क्या चाहोगे कि कॉस्ट या टाइम जो है वो कम से कम हो, तो उस टाइप की प्रॉब्लम्स को बोलते हैं मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम। तो सबसे पहला यही काम होता है कि प्रॉब्लम के टाइप को पहचाना जाए। जैसे कि यहां पर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट का प्रॉफिट हमें गिवन है, इसका मतलब ये प्रॉब्लम किस टाइप की है, मैक्सिमाइजेशन की है। वहीं प्रोडक्ट की कॉस्ट गिवन होती तो ये प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की हो जाती। तो स्टेप नंबर 1 में देखिए हम क्या करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। स्टेप नंबर 1 में हमें करना होता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के टाइप को पहचानो। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, पूरा ही लिख देता हूं मैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स मे बी ऑफ, कितने टाइप की हो सकती है, टू टाइप्स की। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दो टाइप की हो सकती। वो दो टाइप क्या है, एक है मिनिमाइजेशन और एक है मैक्सिमाइजेशन। फर्स्ट टाइप है मिनिमाइजेशन का, सेकंड टाइप है मैक्सिमाइजेशन। कैसे पहचाने कि प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है या मैक्सिमाइजेशन की। अगर प्रॉब्लम रिलेट करती है कॉस्ट से या टाइम से जिसे हम कम करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की। और ध्यान रखना कॉस्ट और टाइम प्रोडक्ट का होना चाहिए। ऐसे तो इस भी क्वेश्चन में भी मशीन का टाइम दे रखा है, प्रोडक्ट का क्या दे रखा है वो मतलब है व्हेन कॉस्ट टाइम और एनी अदर थिंग टू विच we want to
minimize is given, then such problem is known as minimization problem. और इसका जस्ट अपोजिट इधर हो जाएगा, when profit, sales, runs या फिर आपका इंटरेस्ट, रन्स मतलब क्रिकेट में जो बनते हैं वो रन्स, और एनी अदर थिंग is given to whom we want to maximize, then such problem is known as maximization problem. तो प्रॉब्लम के दो टाइप सबसे पहले हमें ये पहचानना पड़ता है, मिनिमाइजेशन की है या मैक्सिमाइजेशन। अगर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करे तो इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट का प्रॉफिट दे रखा है और ये प्रॉफिट पर यूनिट है, तो एक तरीके से यहां पर प्रोडक्ट के प्रॉफिट गिवन है, तो ये प्रॉब्लम हो गई बिल्कुल। तो टाइप ऑफ प्रॉब्लम आप लिखेंगे, अब इसी को सॉल्व करते रहेंगे साथ में और अपन लिखेंगे बाकी चीजों को। यस, टाइम तो मशीन का गिवन है, हमें प्रोडक्ट का क्या गिवन है उससे मतलब है। तो सबसे पहले आंसर भी साथ साथ करते चलते हैं। स्टेप नंबर 1, टाइप ऑफ प्रॉब्लम। हम पहचान चुके हैं मैक्सिमाइजेशन है, क्योंकि प्रोडक्ट्स का हमें प्रॉफिट गिवन है। तो हमने यहां पर सबसे पहले हमारा उद्देश्य बता दिया है कि हम करना क्या चाहते हैं, जो भी चीज यहां है उस चीज को हम क्या चाहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा हो, और क्या चीज ज्यादा से ज्यादा चाहेंगे, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा। ये तो पहला काम हुआ हमारा। अब बात आती है स्टेप नंबर 2 की। अच्छा, आप पर यूनिट प्रॉफिट मैक्सिमम चाहोगे या फिर टोटल मिला के जो प्रॉफिट हो रहा है वो मैक्सिमम? आप चाहोगे टोटल प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, पर यूनिट पे आपका कितना भी हो उससे क्या मतलब है। आप ओवरऑल तीनों प्रोडक्ट का मिला के आपका प्रॉफिट क्या आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है सिर्फ ए का ही ज्यादा है बी का ना है, हम तो क्या चाहेंगे टोटल मिला के ओवरऑल जो आता है वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा है। तो उसके लिए हमें करना क्या होता है, देखो अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, हमारे 3 प्रोडक्ट यहां पर गिवन है,
जैसे मैं ए प्रोडक्ट की बात करूं, मैं अगर आपको बताऊं कि ए प्रोडक्ट की 1 यूनिट पर 10 रुपीज का प्रॉफिट होता है और ए प्रोडक्ट की हमने 1000 यूनिट्स बनाई है, तो आप मुझे बता देंगे ए पर टोटल कितना प्रॉफिट होगा? 10,000। ऐसे ही मान लीजिए मैं बी की भी बताऊं कि 1000 ही बनाई है हमने, तो इस पे भी आप बता दोगे 12,000। और सी पर भी मान लीजिए जो है मैंने बताया कि 1000 यूनिट्स ही हमने बनाई है, तो 8000 का इस पर हो जाएगा। फिर आप मुझे टोटल करके बता देंगे कि सर 30,000 का जो प्रॉफिट है हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमें किसी चीज का, प्रोडक्ट का टोटल प्रॉफिट या यहाँ कॉस्ट दे रखी होती तो कॉस्ट निकालनी है, तो हमें एक तो चाहिए पर यूनिट का डेटा, प्रॉफिट कितना हो रहा है, कॉस्ट कितनी है। दूसरी हमको चीज क्या चाहिए बताओ? दूसरी चीज आपको क्या चाहिए टोटल निकालने? नंबर ऑफ यूनिट्स चाहिए, क्योंकि यहां पर 10 रुपीज तो हमारा प्रॉफिट था। मैंने बोला ए से बताओ कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको क्या चाहिए कि सर 10 रुपए 1 यूनिट का है, मुझे ये बता दो कि ए की यूनिट्स कितनी बनाई है, तो मैं निकाल के बता दूंगा कि ए से टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो क्या आपको कोई यूनिट्स गिवन है? इस क्वेश्चन में देख के मुझे बताओ, क्या हमें गिवन है कि ए बी सी की कितनी यूनिट्स बनाई जा रही है? गिवन नहीं है, और लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन में कभी भी गिवन नहीं होगी। आपको बताया ही नहीं जाएगा कि कितनी यूनिट्स बना रहे हैं। एक्चुअल में लीनियर प्रोग्रामिंग का काम ही यही होता है। लीनियर प्रोग्रामिंग एंड में हमको निकाल के बताती है कि किस प्रोडक्ट की कितनी यूनिट तुम्हें बनानी चाहिए ताकि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। लेकिन ये जो फाइनल आंसर आता है ना, ये तो आता है सिंपलेक्स मेथड से। हमको तो पूरा करना नहीं है, हमें तो ओनली फर्स्ट पार्ट बनाना है, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, इतना ही काम है हमारा। तो अब इसको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करें? पहला तो हमने पहचाना कि प्रॉफिट गिवन है तो मैक्सिमाइज करना है। दूसरी बात, हमें मैक्सिमाइज क्या करना होता है? टोटल प्रॉफिट। और अगर कॉस्ट होती तो कॉस्ट को हमें मिनिमाइज करना होता, टोटल कॉस्ट को। उसकी भी बात करेंगे, आगे आएगा। अभी प्रॉफिट की बात करते हैं। अभी हमें टोटल प्रॉफिट को क्या करना है? मैक्सिमाइज। हमें ये तो पता है कि एक प्रोडक्ट पर कितने प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हमें टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए होती है? नंबर ऑफ यूनिट्स। वो नंबर ऑफ यूनिट्स यहां पर गिवन नहीं है, तो क्या किया जाए? तो देखिए, जब भी लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आप करेंगे ना, तो प्रोडक्ट की नंबर ऑफ यूनिट गिवन ही नहीं होगी, तो उसे हमेशा हम अज्यूम करेंगे। तो अगर मैं यूं बोलूं आपको कि प्रोडक्ट ए की 1 यूनिट पर 10 रुपीज का प्रॉफिट होता है और ए की कितनी यूनिट्स बनाई मुझे पता नहीं है, तो मैंने x1 अज्यूम कर लिया, ठीक है। बी की 1 यूनिट पर 12 रुपीज का प्रॉफिट होता है, कितनी यूनिट्स बनाई नहीं पता है, तो मैं उसको क्या अज्यूम कर सकता हूं? x2। सी की भी नहीं पता, 1 यूनिट पर तो पता है कितनी बनाई, वो नहीं पता, तो x। तो होता क्या है कि हमको ये नहीं पता होता कि हम यूनिट्स कितनी बना रहे हैं, तो इसीलिए लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन में दूसरा काम होता है यूनिट्स को अज्यूम करने का। तो ऑलवेज आप यूनिट्स को क्या कर लेंगे? अज्यूम। तो स्टेप नंबर 2, अज्यूम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एज x1। हम इसको कुछ भी XYZ भी मान सकते हैं, लेकिन हम x1 2 3 ही मानेंगे इसको, क्योंकि हमारा स्टडी मटेरियल वो फॉलो करता है। अब आ जाते हैं उसी क्वेश्चन के आंसर में। अगर इसी आंसर में स्टेप 2 को इंसर्ट करना हो तो लेट दी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वहां ए की यूनिट्स को मान लेते हैं x1, बी की यूनिट को मान लेते हैं x3 और सी की यूनिट को मान, सी की x3 और बी की x2। और ये ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है, सिर्फ 4 ही स्टेप होती है इसमें, पांचवी भी ऐसे ही होती है, फर्स्ट सेकंड भी ऐसी ही होती है, मेन स्टेप सेकंड और थर्ड और फोर्थ होती है। थर्ड और फोर्थ स्टेप इंपॉर्टेंट होती है, बाकी ये जो 2 स्टेप है ये अप्रोक्सीमेटली हर क्वेश्चन में कॉमन रहेगी, तो आप बड़े आराम से कर लोगे। थर्ड और फोर्थ स्टेप ऐसी है जो चेंज होती है हर क्वेश्चन वाइज। तो अब हम चलते हैं कि इसके बाद में हमें क्या करना होता है। स्टेप नंबर 3,
स्टेप नंबर 3 में हमें हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना होता है। हमें हमारा ऑब्जेक्टिव बताना होता है कि आखिर हम करना क्या चाहते हैं। हमें हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना होता है। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो किस टाइप की है उस पर। अगर मैक्सिमाइजेशन की है तो इसे लिखा जाता है मैक्सिमाइजेशन z इक्वल्स टू, फिर आप जो भी बताना चाहो, अभी मैं इसका लॉजिक समझाऊंगा। और मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो यहां लिखा जाएगा मिनिमाइजेशन z इक्वल्स टू, कुछ भी हो सकता है, कॉस्ट प्रॉफिट तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखे हैं, और अभी आप इसका मतलब भी समझेंगे कि ये हमने क्यों लिखे हैं। अब ध्यान से आप यहां पर समझिए इस क्वेश्चन के आंसर को कैसे करना है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो आप इस स्टेप 3 पर ध्यान दीजिए। अब इस क्वेश्चन में हमें हमारा ऑब्जेक्टिव बताना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आप बताओ इस क्वेश्चन के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या करना है, चाहते क्या है हम इससे? प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं, ये हमारा है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो किसकी है, मैक्सिमाइजेशन की या मिनिमाइजेशन? तो इसका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा वो कैसे बनेगा, मैक्सिमाइजेशन z। तो हम इसको लिखते हैं यहां पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ध्यान से समझिएगा ये बनता कैसे है, इसका लॉजिक समझना है आपको, रटना नहीं है इस चीज को, नहीं तो कई लोग इसको रट लेते हैं। 11th 12th मैथ्स में भी आता है इसी टाइप का कुछ। मैक्सिमाइजेशन z इक्वल्स टू, हम यहां पर क्या बता रहे हैं, z कुछ चीज है, मतलब टोटल प्रॉफिट एक तरीके से। यहां तक की लाइन ने तो ये बताया कि हम किसी चीज को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, और अपन किस चीज को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, प्रॉफिट को, पर यूनिट को या टोटल वाले प्रॉफिट को, टोटल प्रॉफिट को। अच्छा मुझे बताओ ए पर, ए जो प्रोडक्ट है उस पर टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, बता सकते हो आप? ए पर टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, ए की एक यूनिट पर कितना प्रॉफिट होता है, और ए की नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी बनाते हैं हम? अब पता नहीं था लेकिन अपन ने एज्यूम तो कर ली, x1। तो अगर हमें ये जानना हो कि ए से टोटल कितना प्रॉफिट होगा, तो क्या हम उसको ऐसा बोल सकते हैं 10x1, और बी से कितना होगा 12x2, और सी से कितना होगा 8x3। तो हम इस वाले जो प्रॉफिट है, ये टोटल प्रॉफिट ही तो निकला, ए का, बी का, सी का, इसी को क्या चाहते हैं हम, ज्यादा से ज्यादा करना। तो यहां पर हम क्या बताएंगे, देखो हम यहां पर लिखेंगे मैक्सिमाइजेशन z इक्वल्स टू, अब ए की एक यूनिट पर 10 और नंबर ऑफ यूनिट कितनी बना रहे हैं x1, तो हम यहां पर लिखेंगे 10x1 प्लस उस पे शायद 12 है, 12x2, और अब ये लाइन क्या बता रही है कि हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं किस चीज को, इसको। ये टोटल प्रॉफिट इनका बता दिया, इसको हम क्या चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं। ये अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, बड़ा सिंपल। फोर्थ स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आएगी अब। फोर्थ स्टेप जो होती है इसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट टू फंक्शन। इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें अपन अपनी लिमिटेशंस को बताते हैं कि मेरी ये लिमिटेशंस है, कि भाई अब यहां पर ध्यान से अगेन से समझिएगा, नोट आपको नहीं करना है, पहले मैं इसको लिख देता हूं फिर अपन समझते हैं। अंडर दिस फंक्शन वी शो आर लिमिटेशंस which creates barrier to achieve our objective as stated
इन स्टेप 3। अब ध्यान से समझिएगा इसको, मैं आंसर में लिखने जा रहा हूं स्टेप नंबर 4। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही होती है, यही सबसे ज्यादा चेंज होगी। देखो स्टेप नंबर 4 जो होती है, इस स्टेप को क्या बोला जाता है, सब्जेक्ट टू फंक्शन। अब ध्यान रखो इसको कर क्यों रहे हैं, देखिए एक्चुअल में है क्या, हमें क्या करना है, हमें ये प्रॉफिट कमाना है, जो स्टेप 3 में हमने बताया कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। लेकिन इस प्रॉफिट को कमाने में हमारी कुछ लिमिटेशन है, कुछ बाधाएं हैं, कुछ हर्डल्स है। क्या यहां पर कोई हर्डल है इस प्रॉफिट को कमाने में? अगर हम इधर जाकर के देखें तो हमें पता चलता है कि ये जो दो मशीन्स है ना, ये दो मशीन्स, मशीन 1 2000 और मशीन 2 3500 आरसी काम कर सकते हैं। तो हम तो कमाना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, लेकिन हमारे पास में रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। और लीनियर प्रोग्रामिंग में मैंने आपको बताया ही था, यही प्रॉब्लम यहां पर निकल के आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बताएंगे कि हमें कमाना तो ये प्रॉफिट है, स्टेप 3 में बता दिया। अब हम बताएंगे लेकिन इस प्रॉफिट को कमाने में ये हमारी लिमिटेशन है। अब क्या लिमिटेशन है देखिए, अगर पहली लिमिटेशन अगर हमें बतानी हो ए बी सी की, देखो एक मशीन 1 से लेते हैं, एक यूनिट बनाने में 4 घंटे लगते हैं मशीन 1 से। ए की कितनी यूनिट्स बनाई है अपन ने, x1, ठीक है, x1 यूनिट्स बनाई है अपन ने। तो अगर अपन यूं देखें कि ए की एक यूनिट बनाने में 4 घंटे लग जाते हैं मशीन 1 से, और टोटल यूनिट्स कितनी बना रखी है x1, तो ए पर टोटल कितने आवर्स लगेंगे, बी पर कितने आवर्स लग जाएंगे मशीन 1 से अगर देखें, 6x2, क्योंकि 6 आवर्स एक यूनिट पर, और बी की कितनी यूनिट्स बनाई है अपन ने x2, पता ही नहीं है हमको यूनिट्स तो। और सी पर टोटल आवर्स कितने लग जाएंगे आप। अब हमें रुको लिमिटेशन बतानी, ये तो हो गए हमारे टोटल आवर्स जो लगेंगे, लेकिन हमारी लिमिटेशन क्या है, हमारे पास में आवर्स कितने अवेलेबल है 2000। मतलब या तो हम 2000 तक जा सकते हैं या उससे नीचे रह सकते हैं। 2000 आर से ज्यादा हम काम नहीं कर पाएंगे, हमारी मशीन काम नहीं कर पाएगी। तो अब इस बात को मैं बताऊं कैसे, तो मैंने ये तीनों प्रोडक्ट पर लगने वाले आर्स बता दिए, और ये बता दिया कि तीनों प्रोडक्ट पर लगने वाला जो आर्स होंगे वो या तो कम होंगे या इक्वल होंगे 2000 आवर्स से। तो अब देखो ये जो बात है, क्या ये इक्वेशन में आ गई क्या, देखो फॉर x1 ए पर टोटल लगने वाले आवर्स, 6x2 बी पर लगने वाले टोटल आवर्स, और 3x3 सी पर लगने वाले, ये सारे तीनों प्रोडक्ट पर लगने वाले आवर्स मिला करके या तो कम हो सकते हैं या इक्वल हो सकते हैं 2000 के। इसी तरीके से चलो मशीन 2 का बताओ क्या बनेगा, 8x1 10x2, ये तीनों मिला के या तो कम होंगे या इक्वल होंगे, ये हमारी लिमिटेशंस बता दी। यहां पर दो ही है, आगे जाकर और भी अलग अलग तरीके की आएगी। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा ये सब्जेक्ट टू फंक्शन है, इस सब्जेक्ट टू फंक्शन में ये लिमिटेशंस बता देते हैं। पहली लिमिटेशन अगर अपन देखें, ये फर्स्ट सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है आपको, तो पहली लिमिटेशन है 4x1 प्लस 6x2 3x3, ये मिला के या तो कम होंगे या इक्वल होंगे। जैसे मशीन दे रखी है तो मैं आर्स की जगह यहां पर मशीन आर्स कर देता हूं। सेकंड थिंग अगर देखें, दूसरी लिमिटेशन जो अभी अभी अपन ने देखी, दूसरी लिमिटेशन आप देखें तो 8x1 प्लस 10x2 प्लस 7x3, ये सारे मिला के या तो कम हो जाएंगे या इक्वल हो जाएंगे 3500 मशीन आवर्स। ये हमारा सब्जेक्ट टू फंक्शन हो गया। स्टेप नंबर 4 में हम क्या करते हैं, हमारी लिमिटेशंस बता देते हैं। और एक लास्ट स्टेप है, उस पर ध्यान दीजिए, फिर खत्म हो जाएगा। 5 ही स्टेप होती है इसमें, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान है, ये कुछ है ही नहीं इसमें। स्टेप 5 को हम बोलते हैं वेयर फंक्शन या फिर नॉन नेगेटिव फंक्शन। अब इस पर ध्यान दीजिएगा आप।
आपका लिखने से ज्यादा ध्यान इस पर समझने पर होना चाहिए। अगर आप लिखते रहेंगे तो बस लिखते ही रहेंगे, जबकि लिखने का लॉजिक अब खत्म हो चुका है सीएमए के अंदर। ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करें। एग्ज़ाम ऑनलाइन है, लिखने से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग काम आएगी। वेयर या नॉन नेगेटिव फंक्शन क्या होता है? देखिए ये फंक्शन सेम ही होता है, मैं यहाँ पर भी लिखूंगा अभी। देखिए इसका मतलब क्या होता है समझिए। ये जो लास्ट फंक्शन होता है ना, ये बताता है कि हमने जो x1 x2 x3 माने थे शुरू शुरू में, यूनिट्स को मान हमेशा अज्यूम करते हैं यूनिट्स। अब क्या कभी भी यूनिट्स नेगेटिव में बन सकती है? क्या हमने -5 यूनिट बनाई? नहीं बन सकती। हमने जो x1 x2 x3 माने हैं, या तो जीरो होगा, बनेगा ही नहीं, या फिर बनेगा तो ऑलवेज किस में बनेगा? पॉजिटिव में ही बनेगा। तो ये जो लास्ट फंक्शन है, ये हम ये बताने के लिए करते हैं कि हमने जो x1 x2 x3 माने थे, या तो वो जीरो होगा या जीरो से ज्यादा होगा, कम नहीं हो सकता, नेगेटिव कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो इस स्टेप को कैसे शो करते हैं स्टेप 5 में। इसको हम जनरली वेयर फंक्शन या नॉन नेगेटिव फंक्शन के नाम से जानते हैं, जिसमें हम बता देंगे कि हमने x1 x2 और x3 जो माने थे वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। अब देखो सारी क्वेश्चन की बातें यहां से पता चल रही है क्या, एक बार देखना। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या बताया कि हमें कुछ चीज मैक्सिमाइज करनी है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करा कि लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें उसकी यूनिट्स कितनी बनानी है। हमें कुछ चीज मैक्सिमाइज करनी है लेकिन हमें ये नहीं पता उसकी यूनिट्स कितनी बनानी है। अच्छा ये तो बताओ क्या चीज मैक्सिमाइज करनी है, तो हमने ये दिखा दिया कि हमें ये जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है ना इन प्रोडक्ट से, उसको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा। लेकिन हमारी कुछ लिमिटेशंस है, वो कहाँ बता दी? स्टेप 4 में बता दी। और अच्छा एक बात और ध्यान रख लो, फिर हमने बोला जो हमने स्टेप नंबर 2 में ये माने थे ना, ये या तो जीरो होंगे या जीरो से ज्यादा होंगे, नेगेटिव नहीं हो सकते। और लीनियर प्रोग्रामिंग के हर क्वेश्चन में यही 5 स्टेप हमको लगानी है, ये 5 स्टेप हमको फॉलो करनी है, जिसमें से आप देख सकते हो स्टेप नंबर 1 बड़ी आसान है, स्टेप नंबर 2 भी बड़ी आसान है, कुछ भी नहीं करना, मानना है। स्टेप नंबर 5 भी बड़ी आसान है, और इवन 3 भी आसान है। 4 में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, 4 चेंज होती रहती है, आगे भी जब अपन जाएंगे तो 4th स्टेप चेंज होती रहेगी। बाकी 4 स्टेप तो अप्रोक्सीमेटली आपके लिए बड़ी आसान हो, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर अपन देखते हैं कुछ और बातें। तो अब आपको सारी चीजें लॉजिकली क्लियर होनी चाहिए, आखिर ऐसा करते क्यों। जनरली स्कूल में भी ये चैप्टर होते हैं, लेकिन वहां रट लेते हैं कि ये ऐसे करना है। यहाँ हर चीज का लॉजिक है। पहले में भाई मैक्सिमाइजेशन क्यों लिखा, लॉजिक है उसका। इसको अज्यूम क्यों करा, इसका भी रीजन है। स्टेप नंबर 3 में देखोगे तो भाई इसका भी लॉजिक है कि हम यहाँ पर बता रहे हैं कि हम करना क्या चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव। स्टेप नंबर 4 में हम हमारी लिमिटेशन बता रहे हैं, हम करना तो ये चाहते हैं लेकिन हमारी कुछ लिमिटेशंस है। और स्टेप नंबर 5 में हम बोल रहे हैं कि हमने जो अज्यूम करा था वो जीरो या जीरो से ज्यादा ही होगा। ये 5 स्टेप्स हमारी होती है। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, जो कि इसी टाइप का एक क्वेश्चन होगा और आपको वो ट्राई करना है। होपफुली वो आपसे हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं कि वो क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। ये क्वेश्चन आपको करना है, मॉड्यूल में 4th नंबर पे मिलेगा, मतलब इस चैप्टर में। इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखना, प्रोडक्ट पी क्यू आर है जो कि इधर दिए हुए हैं, अपने क्वेश्चन में उधर थे। तीसरी बात, रॉ मटेरियल दे रखा है, अपने आर्स थे यहाँ रॉ मटेरियल है, वो एबीसी इधर दे रखे हैं।
तो ध्यान रखना उल्टा हो गया, इधर का उधर हो गया है बस। तो पी क्यू आर का प्रॉफिट गिवन है देखो यहां पर, और ए बी सी कितना कितना लगेंगे तीनों प्रोडक्ट में वो भी गिवन है, और ए की लिमिट भी गिवन है कि ए 8 ही है, बी की 15 की सप्लाई है और इसकी 10 की, केजी लिख देना साथ में, 10 केजी की सप्लाई। तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करके आना है घर से नेक्स्ट क्लास से पहले। फिर अपन आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, कंसेप्ट कुछ नया आएगा? कुछ भी नया नहीं आएगा, चैप्टर के कंसेप्ट हो गए खत्म। अब क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने हैं अपन को। इस चैप्टर में काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अपन, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपके मॉड्यूल के अंदर भी यही सेम क्वेश्चन है और 4th नंबर पे आपके गिवन है। और अच्छा, ये इसकी रिपीटेशन भी है, 2 बार है ये आपके मॉड्यूल में, तो आपको एक ही बार करना है, दो दो बार जरूरत नहीं है। चलिए, इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।